नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की बात। सबसे पहले मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा की सोशल मीडिया पर पोस्ट की। सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया है। दरअसल सचिवालय में आज सीएम ने समीक्षा बैठक की, जिसकी जानकारी हमने आपको पहले दी थी। हालांकि इस दौरान क्या रहा इस बैठक में, ये मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को बताया है और कहा है सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कि डबल इंजन सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति क्रियान्वयन को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में सहभागिता की। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों को योजनाओं के त्वरित एवं पारदर्शी क्रियान्वयन, लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति तथा समाज की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने हेतु निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री ने ये बताया है सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कि आखिर क्या इस बैठक में रहा। डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई ने कर्नाटक सरकार के फैसले को दरअसल चुनौती दी। कर्नाटक सरकार ने सहमति को वापस लिया था। डीके शिव कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले की जांच की सहमति को दरअसल वापस लिया गया था। एसजी तुषार मेहता ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ को बताया इस पूरे मामले के विषय में। साथ ही साथ आपको बताएं कि केंद्रीय एजेंसी ने मामले में शीर्ष अदालत के समक्ष अपील दायर कर दी है। तो बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस तरीके से शिव कुमार पर आरोप गंभीर लगाए गए थे, पूरा मामला कोर्ट में है, लेकिन डीके शिव कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले की जांच की सहमति को जिस तरीके से सरकार की तरफ से वापस लिया गया। एसजी तुषार मेहता ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां को बताया है केंद्रीय एजेंसी ने मामले में शीर्ष अदालत के समक्ष अपील दायर की गई है। यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव की तारीख बदली गई है। दरअसल 14 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव, पंजाब की 4 सीटों पर और केरल की 1 सीट पर दरअसल वोटिंग होगी। तारीखों में बदलाव हुआ है। भाजपा, कांग्रेस, आरएलडी और बसपा की तरफ से दरअसल ये मांग की गई थी चुनाव आयोग से। त्योहारों की वजह से इन राज्यों में कम मतदान की आशंका जताई गई थी और इसी के मद्देनजर, क्योंकि जो मांग थी कि जो चुनावी तारीख को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि त्यौहार है, इस वजह से लोग अपने रिश्तेदारों के या फिर यूँ कहें कि अपने परिचितों के यहाँ जाते हैं, इस वजह से वोटिंग पर इसका असर पड़ेगा। इसलिए ये मांग की गई थी कि चुनावी तारीख को शिफ्ट किया जाए। चुनाव आयोग ने माना और अब चुनाव की तारीख को बदला गया है यूपी, पंजाब और केरल में। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार चरम पर है। 13 नवंबर को पहले और 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान है, जिसकी तैयारियों में सभी जुटे हुए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने रिपोर्ट प्रकाशित की है। पहले चरण के उम्मीदवारों द्वारा दाखिल हलफनामों पर रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। पहले चरण की 43 सीटों पर कुल 683 प्रत्याशी में से 73 महिला उम्मीदवार हैं, ये रिपोर्ट के जरिए बताया गया है। साथ ही साथ 174 उम्मीदवारों, जिसमें से 26% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं 127 उम्मीदवारों की बात करें जो कि 19% हैं, उन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पहले चरण के 683 उम्मीदवारों में से 235 ऐसे उम्मीदवार हैं जो करोड़पति हैं, और ये जो हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं, बाकायदा जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट में इस आंकड़े का जिक्र किया गया है। आईएएस तुहिन कांत पांडे को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दरअसल डीओपीटी सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है तुहिन कांत पांडे को 1987 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अफसर हैं तुहिन कांत पांडे, जिनको नई जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि अतिरिक्त प्रभार उन्हें दिया गया है। वर्तमान में 4 बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं तुहिन। निवर्तमान डीओपीटी सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने संभाला है हरियाणा सीएस का कार्यभार। 1 जुलाई 2024 से डीओपीटी को स्थायी सचिव की तलाश थी। हालांकि अतिरिक्त प्रभार के रूप में वो तलाश पूरी हुई है। तुहिन पांडे को जिम्मेदारी अतिरिक्त दी गई है। आगे बढ़ेंगे। राज्य भर के दुग्ध उत्पादकों को दिवाली पर मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा ने दरअसल बड़ा तोहफा दिया है। तोहफा यह है कि 183.22 करोड़ रुपए का डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया गया है। दिवाली पर सीएम दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत 5 रुपए प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि मिलने से खुशी है दुग्ध उत्पादकों में। फेडरेशन से संबद्ध अलग अलग जिला दुग्ध संघों की दुग्ध समितियों द्वारा राज्य भर के दुग्ध उत्पादकों को दिवाली से पूर्व 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभांश अलग से वितरित किया गया है।
राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था। दिवाली से पूर्व राज्य सरकार से राशि प्राप्त होने पर RCDF द्वारा GBT के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को 183.22 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस भुगतान का इंतजार दुग्ध उत्पादकों को था और जो उम्मीद लगाए दुग्ध उत्पादक बैठे थे, सरकार ने उसे पूरा भी किया है। आगे बढ़ेंगे, बाजार में मचा है त्राहिमाम। दरअसल सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इंडेक्स में 2% तक भारी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। सेंसेक्स 941.88 अंक गिरकर 78,782.24 अंक पर बंद हुआ है। तो वहीं अगर निफ्टी की बात करें सेंसेक्स के बाद, जबकि निफ्टी 309 अंक गिरकर 23,995.35 पर क्लोज हुआ है। एक गिरावट दर्ज की गई है। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 2% तक गिर गए हैं। अमेरिका में नई सरकार बनने से पहले बाजार सतर्क हैं। 7 नवंबर को अमेरिकी फेडरल रिजर्व पॉलिसी भी भारतीय बाजार में आशंका बढ़ा रही है। तो बाजार में इस तरीके से त्राहिमाम मचा हुआ है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। कनाडा में हिंदू मंदिर परिसर में हिंसक घटना का जिक्र होना बेहद जरूरी है। मामले पर विदेश मंत्रालय ने चिंता जाहिर की है। मंदिरों पर ना हो हमला, ये कनाडा सरकार की जिम्मेदारी है, ये भारत की तरफ से कहा गया है। चरमपंथियों और अलगाववादियों द्वारा की गई हिंसा की निंदा हम करते हैं। सभी पूजा स्थलों को ऐसे हमलों से बचाया जाए, ये भारत ने अपना स्टैंड लिया है और ये बयान दिया है। हम भी उम्मीद ये करते हैं कि हिंसा में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा। हम कनाडा में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में गहराई से चिंतित हैं। भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जिस तरीके से कनाडा में मंदिर पर हमले का मामला सामने आया था उस पर, और साथ ही साथ भारत ने ये कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग इस पूरी हिंसा में शामिल हैं उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। हम कनाडा में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में गहराई से चिंतित हैं। भारत ने चिंता व्यक्त की है पूरे घटनाक्रम पर। सवाल यह है कि क्या रेहान वाड्रा की भविष्य में राजनीति में एंट्री होगी। दिवाली पर राहुल गांधी ने किया था एक वीडियो पोस्ट, उसी के बाद कयास के बाजार गर्म है। वीडियो में भांजे रेहान के साथ राहुल गांधी चर्चा कर रहे थे। मजदूरों के साथ काम करते हुए वीडियो उन्होंने पोस्ट किया था। एक्सपर्ट से बता रहे हैं रेहान वाड्रा की सॉफ्ट लॉन्चिंग। प्रियंका गांधी के नामांकन कार्यक्रम में भी रेहान वाड्रा मौजूद थे और जिस तरीके से राहुल गांधी का पोस्ट सामने आया है, तो क्या वाकई में रेहान वाड्रा की पॉलिटिक्स में एंट्री होने जा रही है। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से 2 बार भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली थी, सबसे ज़्यादा फोकस युवाओं पर वो भी कर रहे थे। लेकिन ऐसे में रेहान वाड्रा जो खुद युवा हैं, उनसे बातचीत करना, चर्चा का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, यही सब जानने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन भविष्य बताएगा, आगे आने वाला समय ये बताएगा कि क्या वाकई में रेहान वाड्रा पॉलिटिक्स में एंट्री लेने जा रहे हैं या फिर नहीं। अब सड़क पर नहीं मिलेंगे निराश्रित पशुधन। दरअसल निराश्रित पशुधन को भेजा जाएगा गौशाला। गौपालन विभाग की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है। निराश्रित पशुधन को नजदीकी गौशाला कांजी हाउस भेजने की तैयारी है। इसके मद्देनजर ऐसी प्लानिंग चल रही है। 4 विभागों की ओर से मिलकर किया जाएगा ये कार्य। PWD, UDH, पंचायती राज और पशुपालन एवं गौपालन विभाग मिलकर कार्य करेंगे इस पूरे मसले पर। जिला प्रशासन, पुलिस, यातायात और स्वयंसेवी संगठनों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, उनकी भी सहायता ली जाएगी। और साथ ही साथ सभी विभागों की जिम्मेदारी के लिए परिपत्र भी बाकायदा जारी होगा। तो अब सड़क पर निराश्रित पशुधन नहीं मिलेंगे। इस लिहाज से तैयारी की जा रही है कि जो निराश्रित पशु हैं उनको गौशाला पहुंचाया जाए। दिल्ली में आतिशबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। दरअसल पराली से प्रदूषण पर सरकारें नहीं कर पाई रोकथाम। हालांकि ये कोई नया नहीं है, हर बार ऐसे ही नजर आता है। बैन के बाद भी दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांग लिया है। कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया है कि आप बताइए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, जब सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश थे कि पटाखों पर बैन रहेगा, बावजूद इसके पटाखे जले हैं। क्योंकि प्रदूषण पहले से ही किस तरीके से मुसीबत का लोगों के लिए सबब बना हुआ है। हालांकि जस्टिस अभय एस ओका के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने सुनवाई सुनिश्चित की है। पटाखों के प्रयोग पर दिल्ली सरकार से जवाबी हलफनामा देने को कहा गया है कि स्पष्ट करिए स्थिति को। 14 नवंबर को मामले की
सुनवाई होगी। अगली सुनवाई में किस तरीके से क्या रहेगा, इस पर भी हर किसी की नजर रहने वाली है। कुल मिलाकर कोर्ट की तरफ से एक बार फिर से सख्त रवैया देखने को मिला है। बात करेंगे प्रदेश में मौसमी बीमारियों के रिपोर्ट कार्ड की। राजस्थान में डेंगू केसेस 10,000 के पार पहुंच चुके हैं। डेंगू के अब तक जो आए हैं मामले सामने वो 10,460 है। हालांकि पहले के मुकाबले अब केस थोड़े कम जरूर हुए हैं। इसके अलावा मलेरिया की बात करें तो 1647 मामले हैं। चिकनगुनिया के 555 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि स्क्रब टाइफस के 2,943 केसेस सामने आ चुके हैं। ये वो मौसमी बीमारियों का रिपोर्ट कार्ड जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से ये केसेस बढ़ रहे हैं। डेंगू की बात करें तो 10,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं मलेरिया 1647 मरीज सामने आए, तो वहीं चिकनगुनिया के 555 केसेस, तो वहीं स्क्रब टाइफस 2,943 केसेस इसके सामने आ चुके हैं। बेशक ये आंकड़ा थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन अभी भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। स्पेन के आधुनिक इतिहास में पहली बार भीषण बाढ़। स्पेन में बाढ़ से 214 लोगों की मौत हो चुकी है और कई ऐसे हैं जो लापता हैं, जिनके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया है। स्पेन के पूर्वी प्रांत वेलेंशिया में 4 दिन से भारी बारिश हो रही है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का टीवी पर संदेश भी सभी को सुनाया गया। राहत कार्य के लिए 5,000 सैनिक और तैनात कर रही है सरकार, ये बताया गया। यूरोप में इससे पहले 1967 में पुर्तगाल में भीषण बाढ़ आई थी। 1967 में पुर्तगाल की बाढ़ में करीब 500 लोगों की मौत हो गई थी और उसके बाद अब ये मंजर इस बार भी नजर आया है। 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अभी ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। इसीलिए स्पेन के प्रधानमंत्री की तरफ से टीवी के माध्यम से संदेश भी जारी किया गया है कि किस तरीके से सरकार पीड़ितों के लिए राहत कार्य के लिए जुटी हुई नजर आ रही है। क्या इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं जिससे कि लोग पैनिक ना हो। कम से कम ये आश्वासन जरूर रहे कि बाढ़ है, लेकिन इससे निपटने की तैयारी सरकार की भी है। प्रदेश भर में समस्त बार एसोसिएशन के चुनाव 13 दिसंबर को। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव 13 दिसंबर को। सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की पालना में चुनाव। आज बार कार्यकारिणी की बैठक में चुनाव कमेटी का गठन भी हो गया है। एडवोकेट राजेश कर्नल, राजीव शर्मा और गजेंद्र सिंह राठौड़ को नियुक्त किया गया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा, महासचिव सुशील पुजारी ने इस बात की जानकारी दी है।